अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन यानी कि जानदारों की तकसीम। इनको तकसीम करना क्यों ज़रूरी है और इनकी तकसीम के जो बुनियादी असूल कौन से हैं और क्या मकसद है, तकसीम हम क्यों करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अबाउट 2 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि ये पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि 20 लाख जो हैं 2 मिलियन हैं जो जानदारों की इकसाम हैं वो दरियाफ्त हो चुकी हैं, उनकी शनाख्त हो चुकी है। आउट ऑफ दीज 0.5 मिलियन आर दी काइंड्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि इसमें से जो 5 लाख इकसाम हैं वो हैं पौधों की, एंड 1.5 मिलियन आर दी काइंड्स ऑफ एनिमल, यानी कि इनमें से जो 15 लाख है ना वो जानवरों की इकसाम है और 5 लाख जो हैं वो पौधों की इकसाम है इस 20 लाख में से। ठीक है, इट इज़ ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल काइंड्स विच लिव ऑन अर्थ, यानी कि ये जो ज़मीन पर जो जानदारों की कुल इकसाम है ना ये उनका एक छोटा सा हिस्सा है। अब आपको पता होना चाहिए कि कुल कितनी इकसाम दरियाफ्त हो चुकी हैं, 2 मिलियन यानी कि 20 लाख, और उनमें से कितनी जो हैं वो पौधों की हैं 5 लाख, और कितनी जानवरों की हैं 15 लाख। ठीक हो गया, ये एमसीक्यू आ सकता है। एवरी ईयर बायोलॉजिस्ट डिस्कवर थाउजेंड्स ऑफ न्यू काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हर साल हज़ारों इकसाम की जो नई किस्में हैं जानदारों की इकसाम हैं वो बायोलॉजिस्ट दरियाफ्त करते हैं। टू बेटर स्टडी सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई देम। अब ये है मकसद, ये क्या हो गया मकसद क्लासीफाई करने का, कि हम क्लासीफाई क्यों करते हैं, क्योंकि जानदारों के इतने बड़े मजमूए को बेहतर तौर पर समझने के लिए बायोलॉजिस्ट हैं जानदारों की ग्रोहबंदी यानी कि क्लासिफिकेशन करते हैं। क्योंकि एक जगह पे इन चीज़ों को, पौधों को, जानवरों को और सारे जो भी होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको पढ़ना आसान नहीं है। तो जब उनकी क्लासिफिकेशन करेंगे तो फिर एक एक जानदार को हम आसानी से स्टडी कर सकेंगे, पढ़ सकेंगे। अब आगे तारीफ है, ये आपका एमसीक्यूज़ के लिए था कि 20 लाख इकसाम है और उनसे 5 लाख पौधों की और 15 लाख जो हैं वो जानवरों की हैं। ठीक है, आगे अब आपकी है डेफिनेशन क्लासिफिकेशन की। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये कई दफ़ा ना बोर्ड में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि क्लासिफिकेशन की आपने तारीफ लिखनी है, तो यहाँ से आपने ये तारीफ लिखनी है क्लासिफिकेशन की ना। ये डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स and subgroups on the basis of similarities and differences found in them। यानी कि क्लासिफिकेशन क्या है, वो अमल है जिसमें जानदारों को उनमें पाए जाने वाली मुशाबहतों, यानी कि वो खसूसियात, मुशाबहतें वो खसूसियात हैं जो एक जैसी हैं, ठीक है, और इख्तलाफात वो चीज़ें हैं जो खसूसियात हैं जो एक जैसी नहीं हैं, उनकी बुनियाद पर उनको ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। यानी कि एक तो बड़ा ग्रुप बना देना है उस जानदार का, उसको बड़े ग्रुप में डाल देना है जिसमें बहुत सारे जानदार शामिल होंगे, और भी फिर उसको सब ग्रुप्स में बनाकर एंड पर ऐसी एक बनानी है ब्रांच या ऐसी एक टैक्सा बनाना है, ऐसा एक टैक्सोनमिक रैंक बनाना है जिसमें वो अकेला होगा, वो होगा सब ग्रुप। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन की तारीफ है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, किस बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, मुशाबहतों और इख्तलाफात की, यानी कि कुछ खसूसियात जो हैं वो जानदारों में मिलती होती हैं और कुछ हैं जो मुख्तलिफ होती हैं। तो मुख्तलिफ खसूसियात की बुनियाद पर अलग अलग क्या बन जाएंगे, ग्रुप्स बन जाएंगे। ठीक है ना, सब ग्रुप्स बन जाएंगे। इस तरह ये क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ये है आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, डेफिनेशन वाला। उसके बाद है एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे इसकी अहमियत भी आएगी, तो इसको आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों के तौर पर तैयार करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कई दफ़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कई दफ़ा पेपर में आता है। तो ये जो एम्स है ना क्लासिफिकेशन के जो मकासद हैं वो यहाँ पे आपके दो बयान किए गए हैं। ठीक है ना, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। द मेन एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर,
कि क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, ठीक है, क्या मकसद हैं। सबसे पहला मकसद है टू डिटरमाइन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म सो दे कैन बी स्टडीड ईजिली। हमने करना है मुताला जानदारों का, उनका स्टडी करनी है, ठीक है। तो उनकी स्टडी करने के लिए हमने देखना है कि उनमें कौन सी खसूसियात एक जैसी हैं, ठीक है, जिसको हम मुशाबहत बोलेंगे, जानदारों के दरमियान मुशाबहत, और कौन सी खसूसियात एक जैसी नहीं है जिसे हम इख्तलाफात बोलेंगे, ठीक है। और इनकी बुनियाद पर उनको हम क्या करेंगे, ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे, तो ये हो जाएगी क्लासिफिकेशन। तो ये पहला मकसद है क्लासिफिकेशन का कि हम जानदारों को क्लासीफाई क्यों करते हैं, उनकी तकसीम क्यों करते हैं, कि जानदारों के दरमियान मुशाबहत और इख्तलाफात का तयन करना, ताकि इनका मुताला आसानी से हो सके, ताकि हम इनको आसानी से पढ़ सकें, ऐसे ग्रुप में अलग-अलग रखना। दूसरा जो है मकसद है टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा ये है कि जानदारों के दरमियान इर्तकाई ताल्लुकात जो हैं वो तलाश करना। इर्तकाई ताल्लुकात जिसे हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बोलेंगे, कि कौन से जानदार की खसूसियात कौन से जानदार से मिलती है। जैसे पैलेंटोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फॉसल्स हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जिन्हें हमने डायनासोर्स बोला था, कि उनकी बहुत सारी खसूसियात हैं जो वो उनसे मिलती हैं, परिंदों से मिलती हैं, कि उनके पर भी थे और वो कुछ उड़ भी सकते थे, ठीक है ना। कुछ खसूसियात उनकी जानदारों से मिलती हैं। तो यही मुशाबतें हैं, यही इख्तलाफात हैं, ठीक है ना। तो यानी कि मुशाबतें उनकी क्या थी कि उनके कुछ के पर थे, वो उड़ सकते थे। दूसरी क्या खसूसियात थी उनकी, जानदारों से, दूसरे जानवरों से मिलती थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कहते हैं, इसे हम इर्तकाई ताल्लुक़ बोलते हैं, ठीक है ना। कि इर्तका के लिहाज से आस्ता आस्ता किस तरह जानदारों के अजसाम में तब्दीलियाँ आती हैं और वो एक स्पीशीज़ मुकम्मल तौर पर बदल जाती है लाखों करोड़ों सालों में, उसे हम इर्तकाई ताल्लुक़ बोलेंगे, ठीक है। तो ये हैं दो मकासद, एम्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि पहला मकसद क्या है, टू डिटरमाइन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, और दूसरा क्या है, टू फाइंड द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी कि उनके दरमियान मुशाबहतें इख्तलाफात का तयन करना ताकि उनका मुताला आसान हो, और उनके दरमियान इर्तकाई ताल्लुक़ तलाश करना। अगर आपको सवाल आ जाए कि क्लासिफिकेशन क्या है, उसके मकासद बयान करें और उसकी अहमियत बयान करें, तो ये आपने यहाँ से क्लासिफिकेशन की तारीफ़ लिखनी है और फिर आपने ये दो मकासद लिख देने हैं, और उसके आगे अहमियत है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बायोलॉजिस्ट क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फिजिकल करैक्टरिस्टिक्स। यानी कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो जानदारों को एक जैसी जो जिस्मानी खसूसियात हैं ना, उनकी बुनियाद पर ग्रुपों और जैली ग्रुपों में तकसीम करते हैं। यानी कि जिनकी खसूसियात एक जैसी हैं उनको एक ग्रुप में रख देना है, जिनकी मुख्तलिफ है उनको मुख्तलिफ रख देना, हमारे लिए मुताला करना आसान हो जाएगा। इन रिसेंट टाइम्स दे आल्सो टेक हेल्प फ्राम जेनेटिक्स। अब हालिया दौर में वो जेनेटिक्स से भी मदद लेते हैं। जेनेटिक्स से मदद लेना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि दे फाइंड द जेनेटिक सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो जानदारों के दरमियान जीनियाती मुशाबहत इख्तलाफ का पता लगाते हैं कि कौन सी जो इनकी खसूसियात हैं वो जीन्स हैं इनके मिल रहे हैं और कौन से जीन नहीं मिल रहे। मिसाल के तौर पर बहुत सारे पौधे हैं कि जिनमें जो जीन्स हैं वो एक जैसे हैं, बहुत सारे इंसान हैं, इंसानों के बहुत सारे जीन्स हैं वो आपस में मिलते हैं, और कुछ जीन्स हैं वो आपस में नहीं मिलते, जिनकी बुनियाद पर उनकी शक्ल सूरत बदल जाती है, उनका रंग बदल जाता है, उनका कद काठ बदल जाता है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जेनेटिक्स की मदद से स्टडी की जाती हैं, ठीक है। देन दे यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू नो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फिर क्या करते हैं कि वो जब जेनेटिक्स की मदद से इन मालूमात को जानदारों की साख्तों और अफ़आल में मुशाबहत और इख्तलाफात जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। वो देख लेंगे कि कौन से जीन्स आपस में मिल रहे हैं, तो जिनके जीन्स मिल रहे होंगे उनको एक ग्रुप में, और जिनके जीन्स चाहे शक्ल सूरत नहीं भी इतनी ज़्यादा मिल रही जीन्स मिल रहे हैं तो फिर भी वो एक ग्रुप में ही आएंगे। जैसे इंसान है, चाहे इंसान काले रंग के हैं चाहे वो उनका रंग सफ़ेद है, उनका ग्रुप एक ही है, ठीक है ना। उनका ग्रुप क्या है, एक ही है, क्योंकि उनकी जेनेटिक्स एक है, उनके जीन्स एक जैसे हैं, इसलिए उनको तकसीम भी एक ही जैसे ग्रुप्स में किया जाता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आगे, ये मैंने आपको बताया कि क्लासिफिकेशन की तारीफ आएगी, वो बताएं। क्लासिफिकेशन के मकासद हैं, आपने दो वो लिख देने हैं, और क्लासिफिकेशन की तारीफ, मकासद और उसकी अहमियत, उसके फ़वाइद,
कि हमने क्लासिफिकेशन के फ़ायदे ना ये हमने तकरीबन पढ़ ही लिए हैं। अब आपके जहन में भी आ रहे होंगे कि क्या फ़ायदे हैं, कि हमारे लिए आसान करना ज़रूर स्टडी करना आसान है, ठीक है, और उनको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये भी आपने लॉन्ग प्रेजेंट के तौर पर ही तैयार करना है। ये आपको शॉर्ट भी आ सकता है कि क्लासिफिकेशन के 2 फ़ायदे लिखें, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पूरा लॉन्ग है कि क्लासिफिकेशन की तारीफ, मकासद और उसके फ़ायदे। तो आपसे इनमें से कोई भी पार्ट उठाकर क्लासिफिकेशन की तारीफ अलहदा शॉर्ट में पूछी जा सकती है, उसके फ़ायदे अलहदा पूछे जा सकते हैं और उसके मकासद अलग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के फ़ायदे क्या हैं? क्लासिफिकेशन अलाउज बायोलॉजिस्ट टू ग्रुप सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टूगेदर, ठीक है। क्लासिफिकेशन की मदद से मुशाबा जानदारों को एक ग्रुप में रखा जाता है, यानी कि जो जानदार एक जैसे हैं उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। मेकिंग इट ईजियर टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, रिलेशनशिप्स एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इनको एक ग्रुप में रखा जाता है, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि जिससे इनकी खसूसियात, ठीक है ना, इनकी खसूसियात को समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड देयर खसूसियात, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर रिलेशनशिप एंड उनके ताल्लुकात एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, और उनकी इर्तिकाई तारीख जो मैंने आपको आगे बताई है उनको समझना आसान होगा कि किस तरह जानदार दूसरे जानदारों के साथ उसकी जो तारीख है, इर्तिकाई तारीख है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है, वो मिलती है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा? इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। इससे हमें ज़मीन पर जानदारों की जो वसी डाइवर्सिटी है ना, जो तनों है, जो इतनी फैलाव है, उसको समझने में आसानी मिलेगी। यानी कि अगर हम एक जैसी खसूसियात की बिना पर जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम कर देंगे तो उनको पढ़ना हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, आसान हो जाएगा। उनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनकी इर्तिकाई तारीख, उनके दरमियान तल्लुकात, उनकी खसूसियात हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएंगी। अगर इसके बरक्स अगर आप ऐसा करें कि आप एक ग्रुप में पौधों को भी रख दें, जानवरों को भी रख दें और सारा कुछ रख दें, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगी, वो हैक्टिक एक्टिविटी हो जाएगी, वो आपका उसमें पढ़ने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का क्या था, पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा ये है कि क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़। तो क्लासिफिकेशन क्या करती है कि दूसरा फ़ायदा ये है कि ये नई स्पीशीज़ की फ्रेमवर्क स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि ये क्लासिफिकेशन क्या करती है कि एक आपको फ्रेमवर्क देती है, एक आपको ढांचा देती है, किसके लिए? फॉर स्टडिंग एंड कंपेयरिंग डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि मुख्तलिफ जो किस्म की स्पीशीज़ हैं उनको मुताला करना और उनका कंपेयरिंग करना, उनका मुआवजना करना। यानी कि ये आपको एक ऐसा निज़ाम या ऐसा फ्रेमवर्क दे देती है जिससे आप जो मुख्तलिफ किस्म की स्पीशीज़ हैं उनका मुताला और उनका मुआवजना करना, उनको आपस में उनके ताल्लुकात का मुआवजना करना आपके लिए आसान हो जाए। तो ये है दूसरा फ़ायदा। तीसरा फ़ायदा ये है कि इट एक्सप्लेन्स द इंटर रिलेशनशिप अमंग वेरियस ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन से क्या फ़ायदा होता है कि ये मुख्तलिफ जानदारों के मबैन बाहमी ताल्लुकात को वाज़ेह करती है, यानी कि मुख्तलिफ जानदारों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं या इंसान और उसके माहौल के जानदार और उसके माहौल के दरमियान ताल्लुकात हैं, उसको हमको इकोलॉजी में पढ़ा था। तो यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन है, ये जो इंटर रिलेशनशिप हैं मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म के दरमियान, ठीक है, उनको भी ये वाज़ेह करती है, उनकी ये वजाहत करती है कि वो किस तरह के ताल्लुकात आपस में मौजूद हैं, ठीक है। जब इनको आप अलग ग्रुप्स में रखेंगे, मिसाल के तौर पर शेर का ग्रुप अलग है और जो डियर है, हिरन है, उसका ग्रुप अलग है, लेकिन उनके दरमियान ताल्लुकात तो है ना, एक प्रीडेटर और प्रे का। जो शेर है वो प्रीडेटर है और जो हिरन है वो प्रे है। तो वो शेर शिकारी है और वो शिकार है, हिरन जो है। तो उनके दरमियान जो ताल्लुकात है उनका ग्रुप अलग है, लेकिन उनकी इंटर रिलेशनशिप भी हमें मालूम हो जाएगी। उसके अलावा चौथा फ़ायदा, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ एंड इन अंडरस्टैंडिंग देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इससे हमें नई जो स्पीशीज़ है ना, उनके शनाख्त और उनके इर्तिकाई ताल्लुकात को समझने, नई स्पीशीज़ दरियाफ्त हो जाती हैं इससे। मिसाल के तौर पर हमने पहले से क्लासिफिकेशन कर दी हैं, जो 20 लाख स्पीशीज़ दरियाफ्त हुई हैं उनकी तकसीम कर दी है, ठीक है ना। उनकी खसूसियात वाज़ेह हैं, हमने ग्रुप्स में लिखा है कि ये इसका ग्रुप है, इसकी ये खसूसियात है। अब उस ग्रुप से हटकर जो भी ऐसा जानदार दरियाफ्त होगा जिसकी उसे खसूसियात नहीं मिलती होंगी, तो हम कहेंगे ये नया जानदार है। तो इस तरह क्या है क्लासिफिकेशन, हमें जब हमने क्लासिफिकेशन जानदारों की पहले से कर दी होगी, तो जो हमें एक ऐसी स्पीशीज़ मिल जाए जिसकी खसूसियात उस 20 लाख से नहीं मिलती होंगी, तो हम कहेंगे ये नई स्पीशीज़ है, ठीक है ना। फिर हम उसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखेंगे, उसका इर्तिकाई ताल्लुक भी देखेंगे कि ये
किस तरह इसके जीन्स में कोई तब्दीली तो नहीं आई, किस तरह इसकी शक्ल सूरत में तब्दीली आई है, तो ये सारी चीज़ें हम उसकी इर्तिकाई तारीख में भी मालूम कर लेंगे। उसके बाद पांचवा फ़ायदा क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ कॉमन लैंग्वेज फॉर बायोलॉजिस्ट अराउंड द वर्ल्ड इनेबलिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये बड़ा अहम है। मिसाल के तौर पर क्लासिफिकेशन क्या है कि दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट के लिए एक मुश्तरका ज़ुबान फराहम करती है। देखें, आप अपनी ज़ुबान में मुख्तलिफ जानदारों के मुख्तलिफ नाम लेते हैं, जैसे पंजाबी में, उर्दू में कौवा बोलते हैं, ठीक है ना, पंजाबी में लोग इसको काम बोलते हैं, ठीक है, और चिड़िया को उर्दू में चिड़िया बोलता है और इसको पंजाबी में चिड़ी बोलते हैं या किसी और जुबान में, ठीक है ना। क्या फायदा है कि क्लासिफिकेशन है ना, ठीक है ना, यहाँ पे तो पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट के नज़दीक ही, चाहे बायोलॉजिस्ट की लैंग्वेज इंग्लिश है, चाहे बायोलॉजिस्ट पंजाबी का बंदा उठ के बायोलॉजिस्ट बन गया, ताकि चाहे कोई अफ्रीका का इंसान है, ठीक है ना, कोई भी इंसान होगा, मुख्तलिफ ज़बानें रखने वाले इंसान होंगे, लेकिन जो क्लासिफिकेशन की ज़बान है ना, वो पूरी दुनिया में एक ही होगी। मिसाल के तौर पर इंसान का नाम पाकिस्तान में भी होमो सैपियन है, इंडिया में भी होमो सैपियन बोलेंगे, अमेरिका में भी इसे होमो सैपियन बोलेंगे, और इसको यूके में भी होमो सैपियन बोलेंगे। यानी कि जहाँ भी दुनिया में जो है, इसकी क्लासिफिकेशन की जो लैंग्वेज होगी वो एक होगी, वो कॉमन होगी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन क्या करती है, दुनिया भर के बायोलॉजिस्ट के लिए मुश्तरका ज़बान फराहम करती है, ठीक है ना। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि जानदारों के मुतालिया में मौसर कम्युनिकेशन बनती है। अब जहाँ जहाँ भी होमो सैपियन लिखा होगा, वो बायोलॉजिस्ट, पूरी दुनिया का बायोलॉजिस्ट है, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, एक इंसान का ही साइंसी नाम है, ठीक है। ओवरऑल क्लासिफिकेशन इज क्रूशियल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड फॉर द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी कि ओवरऑल मजमूई तौर पर क्लासिफिकेशन कुदरती दुनिया को समझने और बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और इंतज़ाम के लिए बहुत अहम है, ठीक है। तो ये है बायोडाइवर्सिटी की अहमियत। बायोडाइवर्सिटी की तारीफ, क्लासिफिकेशन की तारीफ, ये है क्लासिफिकेशन की अहमियत, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी की नहीं है। वो बायोडाइवर्सिटी की हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। तो आपने आज का हमारा लेक्चर था क्लासिफिकेशन की तारीफ, क्लासिफिकेशन के जो दो अहम मकासद और क्लासिफिकेशन की अहमियत, ठीक है। और अहमियत के ये वाले 5 पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है। इसके बाद पिछले पेज पे एक जो बॉक्स था उसमें एक सवाल गुजर गया है, मैं आपको यहाँ पे वो बता देता हूँ। वो है बायोडाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट के सिलसिले में, वो आप तैयार कर लीजिएगा कि उसमें ये है कि कुछ लोग हैं वो इखलाकी पहलुओं के लिहाज से, इखलाकी तौर पर हैं, वो मॉरल वैल्यूज़ और एस्थेटिक वैल्यूज़ के तौर पर जो बायोडाइवर्सिटी है ना, उसकी अहमियत को समझते हैं और उसकी कदर करते हैं। ये नहीं कि इंसानों के लिए फ़ायदा है तो हमने ये बायोडाइवर्सिटी है, पौधे हैं, लैंडस्केप है, ठीक है ना, जानवर हैं, खूबसूरती है दुनिया की, इसकी इसलिए हमने कदर करनी है कि ये इंसानों के लिए अहम है। नहीं, इसलिए भी कुछ लोग जो अच्छे लोग हैं वो इसलिए कदर करते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से कुदरत का हुस्न है और ये हमारी अखलाकियात में शामिल है। एज अ मुस्लिम भी ये हमारी अखलाकियात में शामिल है कि हम बायोडाइवर्सिटी की कदर करें, ठीक है ना, उसका एहतराम करें। वो था, वो आप कर लीजिएगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह हम बनाते हैं, क्लासिफिकेशन पे मज़ीद आगे बढ़ते हैं और उसमें टैक्सोनॉमी की जो दर्जात है उसको आपके लिए आसान बनाते हैं कि किस तरह आप उनको अच्छे तरीके से फार्मूला बताते हैं किस तरह आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।